नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड टीचिंग बाय नरेश। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो राजस्थान एवं भारत में आयोजित होने वाली सभी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, यह कथन है स्टैनली हॉल का, वॉटसन का, किलपैट्रिक का, वुडवर्थ का। तो इसमें हो जाएगा स्टैनली हॉल का। किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह कथन है वैलेंटाइन का, वॉटसन का, स्किनर का, वुडवर्थ का। तो व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह कथन हो जाएगा वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कॉल एवं ब्रूस का, वॉटसन का, किलपैट्रिक का, वुडवर्थ का। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किलपैट्रिक का है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कौन सी हड्डियों में तीव्र गति से वृद्धि होती है? भुजाओं व टांगों की हड्डियों में, चेहरे की हड्डियों में, कंधे की हड्डियों में, गर्दन की हड्डियों में। हम जानते हैं कि बालक का अधिकांश शारीरिक विकास तीव्र गति से किशोरावस्था के अंदर होता है, इसलिए भुजाओं एवं टांगों की हड्डियाँ है वो किशोरावस्था के अंदर तीव्र गति से विकसित होगी। अगला प्रश्न है, दांत निकलने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। शिशु के दांत निकलने की प्रक्रिया का आरंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। आप बिल्कुल भी भ्रमित न होए, शैशवावस्था ना करें इसमें, क्योंकि शिशु के जो दांत है वो गर्भावस्था के अंदर ही बन जाते हैं। हालांकि बाहर दिखने 6 महीने की आयु के बाद में आरंभ होते हैं, लेकिन वो बन गर्भावस्था के अंदर ही जाते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? तो हम जानते हैं कि मानव का गर्भकाल 280 दिन होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है, अर्थात एक शिक्षक है वो भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा है, तो इसका तात्पर्य है वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, अर्थात वह भावनात्मक रूप से सक्रिय है, तो वह संतुलित व्यवहार रखती है। हमारा चौथा आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना। पुनर्बलन के प्रकार पूछे गए हैं यहाँ पर, शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। आप सिर्फ शाब्दिक पर भी न अटके, क्योंकि यह शाब्दिक होने के साथ साथ बालक का उत्साहवर्धन करेगा, इसलिए यह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। तो हम जानते हैं कि थोरनडाइक ने यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि तीनों प्रकार बताए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आर्मी बीटा टेस्ट। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के अंदर आर्मी भर्ती के दौरान आर्मी बीटा टेस्ट का इस्तेमाल किया गया, जो सामूहिक है लेकिन अशाब्दिक है। तो अगला प्रश्न, एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। एक प्रोसेस है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। अभिप्रेरणा से इसका कोई लेना देना नहीं है, अभिप्रेरणा का इसका कोई लेना देना नहीं है, समायोजन नहीं है, और इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? एक सफल इंटीरियर डिजाइनर के अंदर किस प्रकार की बुद्धि है उसकी प्रबलता होगी? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि सभी में होती है। सामाजिक बुद्धि जो समाज के कार्यकर्ता होते हैं, समाज में सक्रिय रहते हैं, उनमें ज़्यादा होती है। मूर्त बुद्धि जिसको हम वास्तविक बुद्धि भी कह सकते हैं। और इस तरह से एक इंटीरियर डिजाइनर होगा उसके अंदर अमूर्त बुद्धि की प्रबलता होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसमय में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं। कुसमायोजित में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं, शारीरिक एवं मानसिक, मानसिक एवं व्यवहारिक, व्यवहारिक एवं शारीरिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक। तो इसमें हम देखते हैं पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा। और जबकि हम देखेंगे चारों ऑप्शन को ही,
मानसिक एवं व्यवहारिक, व्यवहार तो कुसमयोजन उत्पन्न होने के बाद में हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये व्यवहारिक के कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा है व्यवहारिक एवं शारीरिक, इसमें भी व्यवहारिक आ गया। और तीसरा है व्यवहारिक एवं सामाजिक, इसमें भी व्यवहारिक। इस हिसाब से कुसमयोजित में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक। दूसरे हैं अंगूर खट्टे हैं, ये किस रक्षा युक्ति से संबंध रखता है? हमने समायोजन के अंदर रक्षा युक्ति देखी है, दो प्रकार की होती है, ब्राउन ने बताई है, प्रधान रक्षा युक्तियाँ एवं गौण रक्षा युक्तियाँ। जब व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, अपने आप को अलग समझने लगता है, तब रक्षा युक्तियों के माध्यम से वह वापस समायोजन करता है। तो अंगूर खट्टे हैं, ये किस रक्षा युक्ति से संबंध रखता है? तो अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब खुद को सही समझना है और अपना जो दोष है वो दूसरों पर डाल लेना। इस हिसाब से औचित्य स्थापना का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाचने जाना आंगन टेढ़ा। देखिए इस प्रकार की कहावत है, नाचने जाना आंगन टेढ़ा किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? तादात्म्यकरण, विपरीत रचना, प्रक्षेपण, पलायन। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा प्रक्षेपण। ये गौण मनोरचना से संबंधित है। ब्राउन ने जो दो प्रकार की मनोरचनाएं बताई है, प्रधान मनोरचनाएं एवं गौण मनोरचनाएं। तो इसमें प्रक्षेपण के दौरान क्या होता है कि हम अपनी कमियों को दूसरों पर थोप देते हैं। नाचने जाने आंगन टेढ़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध पर नियंत्रण पाने हेतु बालक को अभ्यास करना चाहिए? आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्मानुभूति का। इस प्रकार इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्म नियंत्रण के लिए, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण बालक जब पाना चाहेगा तो उसे सर्वप्रथम आत्म नियंत्रण करना होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में उद्यंत विद्यार्थी को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उसकी पिटाई करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, प्रेम व सहानुभूतिपूर्वक समझाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका साथी अध्यापक दूसरे अध्यापक की बुराई कर रहा है जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी। आप भी बुराई करने में शामिल हो जाएंगे, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करेंगे, वहाँ से उठकर चले जाएंगे, उनसे कहेंगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन 2 ही करेंगे, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, क्योंकि ये हमें रक्षा युक्तियों के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो उस हिसाब से चौथा आंसर सही हो जाएगा, उनसे कहेंगे कि ऐसा उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पावलव के अनुबंध प्रयोग में भोज के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहेंगे? पावलव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया है उसमें भोजन से पूर्व जो ध्वनि दी जाती थी उसको हम अनुबंधित उद्दीपक कहेंगे। कंडीशन रेस्पॉन्स। जब पावलव ने यह प्रयोग किया तो सर्वप्रथम उसने कुत्ते को भोजन दिया जो अनानुबंधित उद्दीपक था, और उसके बाद में कुत्ते ने जो प्रतिक्रिया की वो अनानुबंधित अनुक्रिया थी। उसके बाद में उसने घंटी बजाई जो अनुबंधित उद्दीपक था, और घंटी के साथ भोजन दिया जो अनानुबंधित उद्दीपक था, और जब कुत्ते के मुंह में ला रही है, कुत्ते ने अनुक्रिया की तो वो अनानुबंधित अनुक्रिया थी। लेकिन जब पावलो ने सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में ला रही तो वो अनुबंधित उद्दीपक एवं अनुबंधित अनुक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार, अधिगम के दार्शनिक आधार। तो हम जानते हैं कि शारीरिक रूप से जो हेल्थी होगा वो सीखने में सहायक होगा, सीखने में अच्छा होगा, और अभिप्रेरणा सीखने के लिए बहुत जरूरी है, बौद्धिक आधार सीखने में सहायता करता है, दर्शन शास्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा, अधिगम के दार्शनिक आधार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम के मध्य उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? सिंपल सा है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करना अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधित उपागम है? देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, लेकिन अधिगम को प्रभावित करने वाले विषय वस्तु से संबंधित कारक पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा हमारा सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि इसको नहीं कह सकते क्योंकि छठी कक्षा तक इसकी उपलब्धि अच्छी थी। धीमी गति से सीखने वाला भी नहीं हो सकता है क्योंकि छठी कक्षा तक उसकी उपलब्धि अच्छी थी। मूड तो हम किसी को कह ही नहीं सकते, इस हिसाब से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप अपने जूते रेक पर रखते हैं, उस रेक को उस स्थान से हटा दिया गया। आप जिस स्थान पर अपने डेली जूते की रेक जो रखते थे वो उस रेक को वहाँ से हटा लिया गया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पहले रेक रखी थी। तो ऐसा होने का कारण है, तो ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है अनुबंध। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पावलोव जब भोजन देने के साथ साथ घंटी भी बजाता था, तो एक दिन ऐसा आया जब पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई बिना भोजन दिए। ठीक इसी तरह, क्योंकि कुत्ते को जब डेली भोजन दिया जाता था उससे पहले घंटी बजती थी, ठीक उसी तरह जब हम डेली उसी रेक पर जूते रखने के लिए जाते थे तो रेक हटाने के बाद भी हम वहाँ जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? एक आदर्श अध्यापक है, उसके अंदर कौन सी विशेषता होनी चाहिए? प्रभावी व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञाता, पक्षपात रहित, उक्त सभी। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा आपकी कक्षा में उपस्थित सॉरी यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? छात्रों को उनकी उपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापक की रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप एक अध्यापक के नाते क्या करेंगे? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो विश्वसनीयता वह होती है कि अगर एक बालक की उत्तर पुस्तिका एक को छोड़ कर कोई दूसरा शिक्षक भी जांचे तो उसके समान नंबर आने चाहिए। अगर वस्तुनिष्ठ होगी तो ये संभव है। इस हिसाब से एक कथन भी चलता है, सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। क्योंकि वस्तुनिष्ठ वह होते हैं, मान लो ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज है, ये वस्तुनिष्ठ है, इसका 4 में से एक निश्चित आंसर है। इस हिसाब से जो वस्तुनिष्ठ होगा वो विश्वसनीय भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर विद्यार्थियों को गलती करने देता है और उन्हें समझाता है कि कैसे गलतियाँ करे। अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियाँ नहीं करने देता है, सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। गलतियां करने वाले विद्यार्थी को हर की सजा देते हैं। इस हिसाब से पॉजिटिव रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सभी सावधानियां बरतते हैं ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करें। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT 2009 के अनुसार सही है, जन्म तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं करना, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त सभी भी। क्योंकि RT 2009 के अनुसार किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश करने के लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र या की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी प्रवेश ले सकता है। और 6 से 14 वर्ष तक की आयु में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान है और शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्ति मिली है। और इस हिसाब से हमारे उपयुक्त तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं के समान मान और राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, प्रभावी मौखिक संचार। तो इस हिसाब से एक अध्यापक के लिए राजनीतिक नेताओं से सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है और उपयुक्त तीनों होगी। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न जो सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम्स और शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर कि कैसा लगा और आगे भी हम इस तरह के वीडियो बनाएं या ना बनाएं।